जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे वही प्यार देंगे जो आपने मुझे अन्य प्लेटफॉर्मों पर दिया है। और हाँ, मेरी लास्ट क्लास में आपको बेहद ही मज़ा आया होगा। जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरी प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें और इस क्लास को भी अंत तक अवश्य देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक की बात हमने जो की, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और उसके लिए संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, कब किया गया, उसकी मांग कैसे कैसे आई। इन सब मुद्दों पर हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चर्चा की थी। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा एक ऐसा समूह था जिसमें केवल और केवल भारतीय शामिल थे, यानी कि भारतीयों का एक संगठित समूह था जिसका उद्देश्य, जिसकी स्थापना का उद्देश्य था भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। और इसी स्थापना के उद्देश्य के साथ इसकी मांग आरंभ हुई 1895 में अनौपचारिक रूप से, यानी कि सबसे पहले तिलक के स्वराज विधेयक में पहली बार हमको संविधान सभा का दर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी कि इसमें किसी अन्य की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, लेकिन ये सब कुछ क्या था, अनौपचारिक रूप से था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहली मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में रखी, क्योंकि 1934 ही वो समय है जब पहली बार एक औपचारिक रूप से, एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ पहली बार संविधान सभा की मांग रखी जा रही है और जिसे रख रहे हैं मिस्टर एम.एन. रॉय। जब 1934 में एम.एन. रॉय ने इस मांग को रखा तो इसको 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन था जो उस वक्त भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का, या यूं कहूं कि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भारतीयों की बात को रख पाता था। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस बात की घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उनका आधार क्या था, वयस्क मताधिकार था। साथ ही इन्होंने कहा कि इसमें किसी अन्य, यानी कि किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद अब आप देखिए कि ये समय 1938 तक कांग्रेस इस मांग को प्रबल कर चुकी है। अब 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी ने संविधान सभा के निर्माण की मांग को फिर से उठाया, लेकिन अंग्रेज अभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर हमने देखा, इतिहास ने हमको बताया कि 1940 का वो दौर, 1939-40 का वो दौर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट आने लगी और 40 आते आते वो आरंभ। अंग्रेजों को जरूरत हुई भारतीयों की, तो अंग्रेज लेकर आए एक प्रस्ताव जिसको कहा गया अगस्त प्रस्ताव, जिसे शिमला में लाया गया, जिसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हाँ, हम सैद्धांतिक रूप से, यानी कि इनकी बातों से यह महसूस हुआ कि इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि हाँ, आपके लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। लेकिन वो संविधान सभा का निर्माण के लिए उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है और युद्ध के बाद उन्हें इनका यह अधिकार दे दिया जाएगा और भारत में एक औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि और बहुत सारे पॉइंट जो लास्ट क्लास में उन्होंने बताए, लेकिन अब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हमें औपनिवेशिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हम आपके साथ युद्ध में भागीदार बनना ही नहीं चाहते, अब तो केवल और केवल हमें चाहिए पूर्ण स्वाधीनता। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसको लेकर आने वाले थे स्टेफर्ड क्रिप्स,
लेकिन इसकी भी बातों को हमने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अब हम चाहते ही नहीं थे कि कोई हमारे लिए ये कहे कि ये बना लो वो बना लो। हम तो केवल ये चाहते थे कि आप जाओ हम खुद कर लेंगे, आप जाओ हम खुद कर लेंगे। इसके बाद 24 मार्च 1946 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है और अंग्रेजों को लगा क्या, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश आर्थिक रूप से टूट चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार के बाद अब यह संभव नहीं हो पाया था कि अब उपनिवेशों को संभाला जा सके। इधर भारत में विरोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो 24 मार्च 1946 इतिहास की वो तारीख जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर एक मिशन भेजा जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष थे सर पेंथिंग लॉरेंस और साथ में आए स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, और खुले दिल से इस बात को स्वीकार कर लिया कि हां अब हम संविधान सभा का निर्माण करते हैं। और यहां तक की बात हम लास्ट क्लास में आपके साथ बेहद अच्छे तरीके से कर चुके थे। मुझे नहीं लगता यहां तक की क्लास में, यहां तक की बात में आप में से किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है। यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी मैंने जो आपको रिवीजन कराया मजा आया होगा। अब जब संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया है तो मेरा जो अगला पॉइंट था, जो मैंने बताया था कि किन किन आधारों पर मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उसका अगला कि किस प्रकार संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के चुनाव की बात करेंगे आज की क्लास में। संविधान सभा का चुनाव। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के चुनाव की घोषणा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जून जुलाई 1946 में कर दी गई। यानी कि जून जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। तो क्या था पहली और आवश्यक बात क्या थी? जून जुलाई 1946 में किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसकी घोषणा? संविधान सभा के चुनाव की घोषणा। संविधान सभा के चुनाव की घोषणा जून जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कर दी गई। अब बात आई कि कैसे हम सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब यह बहुत मुश्किल था कि डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए, तो हमने क्या किया, यानी कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो विधानसभा के सदस्य पहले से चुने हुए हैं वे भागीदार बनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए। तो सदस्यों का चुनाव का आधार क्या बनाया गया? सदस्यों के चुनाव का आधार बना सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। आप जानते हैं आपके यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यानी कि इसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं थी, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा के प्रतिनिधियों की भागीदारी इसमें थी। इसलिए जब भारत की प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से होती है, और कई बार इसका विरोध भी किया गया, कहा गया कि भारतीय संविधान तो केवल कुछ एक लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया संविधान था, जिसमें यह भी कहा गया, मैं बताऊंगा आगे, कि कांग्रेस ही संविधान थी और संविधान ही कांग्रेस। तो इस तरह के स्टेटमेंट आए। क्यों? क्योंकि क्या था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो हमने कहा कि हम भारत के लोगों का मतलब ही यही है, जब हमने पहला शब्द डाला कि ये संविधान व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, जी हम सब भारतीयों का है। और लास्ट में हमने कहा आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित। आत्मा के रूप में, अंग के रूप में और अधिनियम के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। आगे बात बताऊंगा। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसमें भागीदारी ली गई, यानी कि इनके द्वारा इनके सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। अब बात आई
कि एक विधान किस तरीके से इस सदस्य के मत का मूल्य निर्धारित किया जाए। तो सदस्य के मत का जो मूल था, या कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि माना जाए, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, यानी कि किस क्षेत्र को कितने प्रतिनिधि मिलने चाहिए थे, तो उसका आधार क्या बना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख है तो वहां के 2 प्रतिनिधि होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। और 10 लाख की जनसंख्या ये आधार बना, इतने को आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे, जैसा आप करना चाहते हो वो करेंगे। आगे की बात अगली सीट पर मैं आपके साथ करूंगा। चलिए आगे चलता हूं। आगे क्या हुआ, इसके बाद निर्वाचन जो क्षेत्र थे कि कहां कहां पर किस तरीके से निर्वाचन होना है, उनको 3 आधारों पर बांटा गया। निर्वाचन क्षेत्रों को क्या किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों को 3 आधार पर बांटा गया, जिससे कि सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। और वो 3 आधार थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। कितने, कौन कौन से, वो 3 आधार थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इस 3 आधारों पर, यानी कि इन तीनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इन 3 आधारों पर इसको बांटा गया। कुल सीटों की जो संख्या थी, कुल सीट थी 238। कुल सीट कितनी थी, 389, बाई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। कुल सीट थी 389। और इन 389 सीटों को किस प्रकार से विभाजित किया गया, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, तो देखिएगा। इन 389 सीटों को ब्रिटिश भारत, अब इस ब्रिटिश भारत में भी 2 तरह की चीजें थी, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और भारतीय रियासत या देसी रियासत। यानी कि जिसके इंटरनल मामले के लिए अभी राजा बैठा हुआ था, वो देसी रियासतें थी, और ब्रिटिश भारत जो पूरी तरीके से भारतीयों के अधीन आ गया था, सॉरी, अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अब इस ब्रिटिश भारत को जो सीटों की संख्या मिली, वो थी 296। यानी कि यह तय किया गया कि ब्रिटिश भारत से 296 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वहीं देसी रियासतों से 93, कितने, 93। अब इस ब्रिटिश भारत में 296 प्रतिनिधि जो चुने जाने थे, इन 296 प्रतिनिधियों को भी कैटेगराइज किया गया। कैसे कैटेगराइज किया गया, इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे। 292 कहां से, ब्रिटिश प्रांत से। और 4 प्रतिनिधि चुने जाने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। किसके द्वारा, वायसराय के द्वारा। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। 4 कहां से चुने जाने थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। वही 93 जो है, इन सदस्यों का निर्वाचन नहीं था। ये कहां से आ रहे थे, देसी रियासतों से। तो एक प्रश्न था कि ये जो कुल सीट थी ना 389 बेटा, ये 389 जो सीट थी ना, ये पूरी तरीके से निर्वाचित सदस्य नहीं थे, इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितने मनोनीत सदस्य थे, तो वो संख्या थी केवल और केवल 292। संविधान सभा में 292 सदस्यों को निर्वाचित किया गया, बाकी के जितने सदस्य थे 93 प्लस 4, इतने सदस्य थे नॉमिनेट। इनमें से इन चार सदस्यों को वायसराय द्वारा नॉमिनेट किया गया, वायसराय द्वारा मनोनीत किया गया। और वहीं ये 93 सदस्यों को देसी रियासतों के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया। इनको किसके द्वारा, रियासत के राजाओं
द्वारा मनोनीत। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 4+93 क्या थे, मनोनीत थे। केवल और केवल 292 क्या थे, 292 सदस्य ये थे जिनको ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित। मेरी बात यहां तक समझ में आई आप लोगों के, मेरी बात यहां तक आप लोगों के समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत आपको, उम्मीद करता हूं नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात को जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से लेंगे। चलिए आगे की बात को जानते हैं। दोस्तों आगे की बात, अब बात करते हैं कि संविधान सभा में पहली बात करेंगे चुनाव का परिणाम क्या रहा और किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। कहते हैं ना कि संविधान सभा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि, नाम याद आ रहा है मुझे, जियो ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए, तो इन स्टेटमेंटों को हम कैसे खंडन कर सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व था और इस बात को मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम, चुनाव के परिणाम के रूप में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली 208। कांग्रेस को कितनी सीट मिली, चुनाव परिणाम में कांग्रेस को 208 सीट मिली। वहीं मुस्लिम लीग को मिली 73, और यह भी एक बड़ा कारण बन के उभरा भारत के विभाजन, ये भी एक बड़ा कारण बनकर उभरा भारत के विभाजन का। मुस्लिम लीग को लगा कि यार हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, तो क्यों ना हम एक अलग राष्ट्र की मांग को ही पैदा करते हैं और प्रबल बनाते हैं। और निर्दलीय, यानी कि ऐसे भी लोग थे जो ना मुस्लिम लीग में थे ना कांग्रेस में थे, वो भी जीत कर आए, और ऐसे लोगों की संख्या थी 8। वहीं अगर मैं संविधान सभा में वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करूं, संविधान सभा में वर्गों का प्रतिनिधित्व, यानी कि किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व था, तो मेरे प्यारे दोस्तों सामान्य वर्ग से 213, सामान्य वर्ग से 213 सदस्य चुने गए। मुस्लिम वर्ग से 79, यानी कि कितने मुस्लिम थे संविधान सभा में, 79। सिख 4 थे, सिखों की संख्या यहां पर कितनी थी, 4 थी। अब आप देखिएगा सामान्य मुस्लिम सिख, इसके अलावा भारत की संविधान सभा में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था और महिला सदस्य थी 15। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है, महिला सदस्य कितनी थी यहां पर, सॉरी, महिला सदस्य, महिला सदस्यों की संख्या थी 15, और इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का भी प्रतिनिधित्व था, यानी कि भारतीय संविधान सभा वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष की सभा नहीं थी। भारतीय संविधान सभा में हर एक जाति धर्म का प्रतिनिधित्व था, ये बात दिखाई जा रही है। यानी कि अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, एससी से 26 और एसटी से 33। इस तरीके से भारत के संविधान सभा का निर्माण। तो अब मैं इस बात के आधार पर एक बात कह रहा हूं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, और मैं उसमें और भी बात बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय कैसे थी, देखते हैं। सॉरी, संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था, निकाय, कुछ भी कह सकता हूं, निकाय थी।
इसका आधार मैंने भी आपको ऊपर दिया कि सामान्य का प्रतिनिधित्व 213, मुस्लिम 79, सिख 4, महिला 15, SC ST का भी प्रतिनिधित्व था। इसके साथ साथ भारतीय संविधान सभा में एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे, जहां एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे फ्रैंक एंथनी और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे PH मोदी। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि पारसी समुदाय का PH मोदी और फ्रैंक एंथनी कर रहे थे एंग्लो इंडियन। फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन और PH मोदी पारसी समुदाय। PH मोदी पारसी समुदाय का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है जी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय संविधान सभा कैसे सभी वर्गों के हितों का ध्यान भी रख रही थी। कैसे? मैं उसको नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ही भारतीय संविधान सभा थी, भारत का संविधान था, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर BR अंबेडकर कहां से चुने गए? पूर्वी बंगाल से चुने गए। हम सभी लोग जानते हैं कि ये कहां से चुनकर आए थे? पूर्वी बंगाल से। लेकिन संविधान सभा के चुनाव के निर्णय ने मुस्लिम लीग को भारत के विभाजन के लिए मजबूर कर दिया, या यूं कहूं कि वो राजनीतिक इच्छा थी जिन्ना की, जो उसने देखा कि यहां पर मेरा प्रतिनिधित्व है ही नहीं, तो मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक लालसा की वजह से भारत का विभाजन सुनिश्चित हो पाया। अब जब भारत का विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल बन गया पाकिस्तान का हिस्सा। अब पाकिस्तान का हिस्सा पूर्वी बंगाल बन गया तो डॉक्टर BR अंबेडकर की सदस्यता स्वतः ही समाप्त घोषित हो गई। क्योंकि 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 डॉक्टर BR अंबेडकर एक विशेष समुदाय को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और साथ ही इससे अधिक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इनके पास वो योग्यता थी जिसको कांग्रेस खोना नहीं चाहती थी, जिसको संविधान सभा खोना नहीं चाहती थी। वो जानते थे कि ये वो व्यक्तित्व है एक जो एक बेहतर संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए भारत पाक के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। डॉक्टर BR अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट को खाली कराया गया। पूना संसदीय सीट पर MR जयकर चुने गए थे। MR जयकर से इस्तीफा दिलवाया गया और उनके स्थान पर डॉक्टर BR अंबेडकर को लाया गया। तो सोचिए, तो मैंने क्या बोला? पूर्वी बंगाल से चुने गए। इसके बाद की कहानी कहती है कि भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के कारण डॉक्टर BR अंबेडकर की सदस्यता क्या हो गई? स्वतः समाप्त हो गई। ये बात आप समझ रहे, सुन रहे? इसके कारण डॉक्टर BR अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से जयकर
M.R. जयकर का इस्तीफा दिलवाकर या त्यागपत्र दिलवाकर संविधान सभा में शामिल किया गया। एक सेकंड दीजिएगा। मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से M.R. जयकर का त्यागपत्र दिलाकर संविधान सभा में शामिल किया गया। मेरी बात समझ में आई? तो सोचिए कि किस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ही भारत था, भारत ही कांग्रेस थी। ये इस बात का कोई महत्व नहीं, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी मैं इस स्टेटमेंट को आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए। ये स्टेटमेंट था जी ऑस्टिन का। जी ऑस्टिन ने एक बुक लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में ये बात कही है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये जी ऑस्टिन का स्टेटमेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार संविधान सभा का चुनाव हुआ। अगली क्लास में हम जानेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, कैसे संविधान सभा ने काम किया, ठीक है, और क्या संविधान सभा का कार्य केवल और केवल भारत के संविधान का निर्माण करना था या इसके साथ वो कुछ और कार्य भी कर रही थी। तो थोड़ा सा आप पढ़िएगा, बाकी तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो मेरे प्यारे साथियों, अपना फीडबैक, अपनी बातें, अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही है जो मुझे बताएगा कि मुझे आपके साथ कब कितनी अधिक कम मेहनत करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेरे पुराने साथी हैं, मेरे मित्र, मेरे भाई, वो अपने इस छोटे भाई का, मैं हमेशा अपने आप को आपसे छोटा ही बोलता हूँ, तो अपने इस भाई का ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। यही प्यार आपका हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही क्लासेस के लिए बने रहिए MLD क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे शेयर करना और साथ ही साथ प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।